स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है अनुवांशिकी। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है मनीष और मैं यहाँ जनरल साइंस के जो टॉपिक हैं वो टाइम टू टाइम आपको पढ़ाता रहूँगा और वीडियो के रूप में अपलोड करता रहूँगा। तो अनुवांशिकी के बारे में बात करते हैं। तो अनुवांशिकी की सरल परिभाषा की बात करें तो सरल परिभाषा के रूप में ये कहा जाता है कि अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ बात तो साइंस की हो रही है, जनरल साइंस की, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहाँ से आ गया। तो जो साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और जो अनुवांशिकी जिस विज्ञान की शाखा है वो है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अनुवांशिक लक्षणों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक लक्षणों की विभिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक शब्द आया अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? अनुवांशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी जनक पीढ़ी से पैतृक संतति में स्थानांतरित हो रहते हैं, उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया। अभी अनुवांशिक शब्द किसने दिया? ठीक है साहब, अनुवांशिकी हो गया, परिभाषा हो गई, अनुवांशिक लक्षण हो गए, ठीक है। ये अनुवांशिक शब्द किसने दिया? तो अनुवांशिक शब्द दिया बेटसन ने। बेटसन ने। अब बेटसन ने सिर्फ नाम दिया, लेकिन जो अनुवांशिकी के जनक है यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसकी बात कर रहे हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो है मेंडल। वो कौन है? मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। ये अनुवांशिकी के जनक है यानी फादर है। अब बेटसन ने केवल नाम दिया, तो ऐसा कह सकते हैं कि अनुवांशिकी के पंडित जो हैं जिन्होंने नामकरण किया वो है बेटसन। अब इन पर बात करने से पहले एक परिभाषा हो रहा है वंशागति। क्या? वंशागति। वंशागति क्या है साहब? वंशागति है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति है। अब जिस जो जनक है उन्होंने क्या किया, क्या प्रयोग किए, क्या परिभाषाएं दी, उन पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है। मेंडल कौन है, मेंडल कहाँ जन्मे, उनका जन्म कब हुआ, वो क्या करते थे, उन्होंने कौन से प्रयोग किए, फिर उनके प्रयोगों का आगे जाके क्या प्रभाव पड़ा, इन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो मेंडल जो है, मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मैंने आपको बता दिया। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव में हुआ था। ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव में हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। आप 10th लेवल तक के स्टूडेंट हो तो ये डेट लिखने की या डेट याद करने की आपको इतनी कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये विशेषकर ये डेट लिखनी या याद करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें अधिकतर डेट पूछ लेते हैं। तो इसके अलावा मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, सिलेसिया गांव में। और वो क्या करते थे? वो ब्रोन शहर के एक चर्च में पादरी का काम करते थे। ब्रोन शहर के एक चर्च में पादरी का काम करते थे। उस दौरान उस चर्च में एक उद्यान हुआ करता था, जिसे गार्डन कहते हैं ना, उद्यान। उद्यान। और उन्होंने किस पौधे में प्रयोग किए? उन्होंने मटर के पौधे पर, यानी उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किए। अब उनके दिमाग में क्यों आया कि यार अनुवांशिकी भी कोई ब्रांच बन सकती है साइंस की। जो उद्यान में पानी वगैरह देते थे, पौधे पौधे की रखरखाव करते थे, उन्होंने देखा कि कुछ पौधे तो लंबे हैं, कुछ पौधे बौने हैं, कुछ पौधों का कलर हरा है,
कुछ पौधों का कलर झुर्रीदार है, उनके बीजों का आकार देखा तो कुछ का गोल है, कुछ का अलग है। तो ये जो विभिन्नताएं देखी गई, तो उन्होंने फिर ये बात है नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रोनशर की नेचुरल सोसाइटी है एक, उनके सामने रखी कि पेड़ पौधों में विभिन्नताएं देखी जा रही है साहब। तो उन्होंने कहा कि अगर विभिन्नताएं देखी जा रही है तो इन्हें साबित कीजिए, इन पे अध्ययन कीजिए और हमारे सामने लाके पेश कीजिए। अगर हमें लगेगा कि ऐसा कुछ है तो हम इसे प्रतिपादित कर देंगे, यानी संपादित कर देंगे। तो उन्होंने कितने साल तक स्टडी की? उन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल तक स्टडी की। मटर के पौधे पर 7 साल। और मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम की अगर बात करें तो वो होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, और 7 साल तक उन्होंने स्टडी की। 7 साल तक स्टडी करने के बाद ये अपने ब्रोन शहर की सोसाइटी के पास, नेचुरल सोसाइटी के पास वापस गए। उन्होंने ये प्रयोग उनके समक्ष रखे। उनको कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं समझ में आई। उसके बाद उन्होंने इनको अपनी एक ब्रोन सोसाइटी के एक वार्षिक पत्रिका छपती है, उन्होंने इसको वहां संपादित कर दिया कि ठीक है, मान लेते हैं होता होगा कुछ, ये कह रहा है इन्होंने, इसने 7 साल संघर्ष किया है तो कुछ होता होगा, ठीक है, संपादित कर दिए। अब संपादित करने के बाद मेंडल ने अब संपादित क्या किया, संपादित किस नाम से किया, क्या किया? उन्होंने क्या, पादप पर किए गए संकरण प्रयोग, इस नाम से उन्होंने संपादित कर दिया कि पादप पर किए गए संकरण प्रयोग। पादप पर किए गए संकरण प्रयोग। तो मेंडल ने अब इसमें जो मेन जो एलिमेंट है वो है मेंडलवाद। मेंडल का मेन जो एलिमेंट है वो क्या था? मेंडलवाद। मेंडलवाद की बात करें तो अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जो नियम और जो परिणाम स्वरूप जो नियम दिए गए अनुवांशिकी के, इन नियमों को ही मेंडलवाद कहते हैं। अनुवांशिकी प्रयोगों के परिणाम। आनुवांशिक प्रयोगों के परिणाम एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये इतने तक बात होगी। अब ये बात की जाती है कि मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के कारण बात करें, मेंडल की सफलता के कारण यानी रीजन ऑफ सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण की बात करें तो मेंडल की सफलता के सबसे प्रमुख कारण था कि उसने उचित पौधे का चयन किया। उसने उचित पौधे का चयन किया, वो धैर्यवान था। इसके अलावा उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि उसने छोटे पौधे का चयन किया। उसने उचित पौधे का चयन किया, छोटे पौधे का चयन किया और धैर्यवान था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि 7 साल लगे, 7 साल में उसने कई प्रयोग किए, लेकिन वो कुछ प्रयोगों में सफल हुआ, कुछ में असफल हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने देखा कि नहीं यार ये नहीं बना, ये सफल नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ, उसने छोड़ा नहीं। ये मुख्य कारण थे। कितने कारण होंगे? उचित पादप का चयन, इसी के साथ धैर्यवान, और तीसरा प्रमुख कारण तो छोटे पादप का चयन किया। छोटे पादप। तो ये 3 प्रमुख कारण जो हैं वो विश्लेष कर देखे जाते हैं अनुवांशिकी में मेंडल की सफलता के। इसके अलावा अब अनुवांशिकी में मेंडल ने मटर के पादप का ही क्यों चयन किया? चलो ठीक है, मान लो उचित पादप का चयन किया, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को ही उचित क्यों समझा? कोई ये कहेगा नहीं यार उसके उद्यान में मटर ही लगे हुए थे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं।
अब मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया उसके बारे में बात करें। मटर का पौधा, मटर का पौधा, अब मटर का पौधा क्यों चुना, इसका प्रमुख कारण है कि ये एक वर्षीय पादप होता है, यानी एक साल में लग के परिपक्व होके अपने सारे गुण प्रकट कर देता है। इसके अलावा यानी सबसे प्रमुख कारण हो गया एक वर्षीय पादप। यानी एक साल में बन जाता है, परिपक्व हो जाता है, अपने सारे लक्षण प्रकट कर देता है। उसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण था मटर का पौधा छोटा होता है, छोटा पौधा। छोटा पादप होने का मतलब यह है कि कम जगह में अधिक से अधिक मटर के पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे जिससे कि जिससे कि जो स्टडी करते टाइम पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब है कि इसमें नर पुष्पांक और मादा पुष्पांक एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं, तो आसानी से ये जनन की प्रक्रिया कर लेंगे और नए पादप का निर्माण जल्दी से हो जाएगा। चौथा जो कारण है कि कृत्रिम परागण, कृत्रिम जनन भी करवाया जा सकता है, या परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण का मतलब ये है कि लेबोरेटरी में अगर हमें कम समय में ही नए पादप बनाने हो तो विपुंसन विधि, एक जनन की एक विधि होती है, विपुंसन विधि। विपुंसन विधि जो है, इसके द्वारा हम कृत्रिम परागण जो है आराम से आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो लक्षण है या पांचवा जो कारण है वो है कि मटर का पौधा जो है अपने लक्षण आसानी से प्रकट कर देता है। यानी देखते ही उसको उसके लक्षणों को देखने के लिए हमें कोई ठोस स्टडी नहीं करनी पड़ती या कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता। हम सामने से देख के बता सकते हैं कि वो छोटा है, हरा है, पीला है, झुर्रीदार है, लंबा है, तो अपने लक्षण जो है आसानी से प्रकट कर देता है। लक्षण जो है आसानी से प्रकट कर देता है। तो रिवीजन करें तो इस बार की मटर का पौधा ही क्यों चुना? मटर का पौधा एक वर्षीय पादप होता है, इसके अलावा पादप छोटा होता है, स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, यानी नर पुष्पांक और मादा पुष्पांक एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कृत्रिम जनन भी, यानी जो लेबोरेटरी में है, अगर जल्दी पादप प्राप्त करना हो, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी प्राप्त करनी हो, तो कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है। कृत्रिम परागण किस विधि से द्वारा किया जाता है? विपुंसन विधि। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, विपुंसन विधि क्या है, एक वर्षीय पादप क्या होता है और स्वपरागण किसे कहते हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परागण करवाया जा सकता है। उसके अलावा लक्षण आसानी से प्रकट कर देता है। एक वर्षीय पादप है तो जल्दी परिपक्व होगा, जल्दी अपने लक्षण प्रकट करेगा, ये बात होगी। तो इन सभी मटर का पौधा चुनने के बाद जब मटर के पौधे पर प्रयोग किए, तो मटर के पौधे पर प्रयोग करने के बाद मैंने 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3 नियम थे। लेकिन इन 3 नियमों का अध्ययन करते हैं तो इनमें एक शब्दावली, यानी कि अलग अलग प्रकार के टर्मोलॉजी कहते हैं जिसे, अलग अलग प्रकार के शब्द मैंने ने काम में लिए। तो उन शब्दावली की बात करें, उस शब्दावली की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं जीन। जीन क्या होते हैं साहब? लक्षणों पर कंट्रोल करना या लक्षणों पर कंट्रोल करने का काम जो करते हैं उन्हें जीन कहते हैं। यानी लक्षणों पर
जो कंट्रोल करते हैं, यानी किसी भी लक्षण पर कंट्रोल करने का मतलब यानी उसकी लंबाई पर कंट्रोल कर लिया, उसे ज़्यादा लंबा नहीं होने दिया, उसकी छोटे होने पर कंट्रोल कर लिया, उसके बोनापन पर कंट्रोल कर लिया। लक्षणों पर जो कंट्रोल करते हैं यानी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं जो, उन्हें जीन कहते हैं। लेकिन जीन नाम साहब मेंडल ने नहीं दिया, मेंडल ने नाम दिया कारक। मेंडल ने क्या कहा? कारक। तो ये बात है, सब मेंडल ने कारक कह दिया, तो जीन किसने कहा? तो याद रखने का सबसे सरल तरीका है, जीन यानी जीन नाम दिया जॉनसन ने। ये ऑस्ट्रेलिया वाला जॉनसन नहीं है, ये वैज्ञानिक है। जीन नाम दिया जॉनसन ने, जॉनसन ने ही इसे जीन नाम दिया जिसे मेंडल ने कारक नाम दिया। और इस प्रकार एक वंशानुगति के बारे में सबसे पहले, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और वो जाते हुए लक्षणों को कंट्रोल करने का काम जीन करते हैं। जिन्हें मेंडल ने कहा क्या? कारक, जिसे जॉनसन ने कहा जीन। वंशानुगति में बता दिया कि एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुगति है। वंशानुगति के बारे में इसने बताया स्पाइनर ने, है ना। और अब जीन के बाद में आते हैं युग्म विकल्पी। जीन के बाद में आते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी साहब, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एक लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूपों को ही युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी एक लक्षण है, उसके दो विपर्यासी स्वरूपों को, यानी मान लीजिए मैं किसी लक्षण, कोई लक्षण है लंबापन है, कोई लक्षण लंबापन होना लक्षण है, तो लंबेपन में दोनों ही आते हैं, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा छोटा होगा। लंबाई तो दोनों होती है, ये कह सकते हैं कि एक कम छोटा है, एक कम लंबा है, एक ज्यादा लंबा है। तो इन लक्षणों को लिखने के लिए तो जो दो विपर्यासी स्वरूप जो होते हैं, स्वरूप यानी किस तरीके से इन्हें लिखा जाए, तो लंबेपन को लिखने के लिए जो दो युग्म विकल्पी चुने गए वो है ये, यानी ये तो टी लंबेपन के लिए बड़ा टी और बोनेपन के लिए छोटा टी, ये होते हैं युग्म विकल्पी। अब होते हैं समयुग्म विकल्पी। समयुग्म विकल्पी क्या होते हैं? अगर दोनों विपर्यासी स्वरूप जो है समान हो, यानी कि मान लीजिए दोनों टी समान हो, तो ये हो गया लंबेपन के लिए, ये हो गया बोनेपन के लिए। तो दोनों विपर्यासी स्वरूप जब समान हो, युग्म विकल्पी में दोनों विपर्यासी स्वरूप जब समान हो तो उन्हें समयुग्म विकल्पी कहते हैं। इसके अलावा विषम युग्म विकल्पी, विषम, अब सम या विषम से आप समझ गए होंगे कि इसमें दोनों जो विपर्यासी स्वरूप हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि ये इसमें केवल सिंगल की बात की, इसमें सिंगल की बात की, इसमें समान की बात की, और इसमें अलग अलग, यानी छोटा टी भी है और बड़ा टी भी। ये हो गया, यहां तक हो गया। इसके बाद में आते हैं लक्षण प्रारूप की। तो लक्षण प्रारूप यानी किसी भी पौधे के बाह्य लक्षण को देखकर उसके अनुपात को ज्ञात करना ही लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब बाह्य लक्षण मतलब जैसे कि पौधे का लंबापन, पौधे का छोटापन यानी बोनापन, उसके अलावा पौधे के आकार, आकृति, यानी जो बाह्य लक्षण है उनके बारे में, यानी बाह्य स्वरूप को देखकर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाह्य स्वरूप का मतलब देख लीजिए ये टी और ये टी, तो ये दोनों टी समान है, तो आपने आसानी से कह दिया कि ये लंबा है। ये दोनों टी समान है, दोनों छोटे हैं, तो ये कह दिया ये बोना है।
इस लक्षण की बात करें तो ये भी लंबा है साहब। अब लंबा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति है, जिसके बाद जिसमें लंबा जो लक्षण है, लंबापन के जो लक्षण है वो ज्यादा प्रभावी रहता है। इसकी अब अगर हम आगे बात करेंगे प्रभाविता के नियम में कि लंबा ही क्यों है, तो इसके अनुपात की बात करें तो ये हो गया, ये दो लंबे हो गए, ये एक बौना हो गया, तो इसका अनुपात आएगा 2:1। उसके बाद में जीन प्रारूप की अगर बात करें, जीन प्रारूप में पौधे के आंतरिक लक्षणों को देखकर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है, बाह्य लक्षणों को नहीं, आंतरिक स्वरूप को या आंतरिक लक्षणों को देखकर जो अनुपात प्राप्त किया जाता है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। तो जीन प्रारूप में अभी इसी से समझ लेते हैं कि वैसे तो ये दो लंबे हैं और एक बौना है, लेकिन इंडिविजुअली अगर इनकी पर्टिकुलरली बात करें तो ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। तो ये इनके अनुपात की बात करें तो ये 2:1 में ही आएगा, ये अपने आप में ही अपने लक्षणों को स्थान देते हैं, तो इनका अनुपात 1:1:1 आएगा, यानी तीनों अलग अलग है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में मेंडल ने जब अपने नियमों में या प्रयोगों के बाद जो नियम दे उनमें एक पीढ़ी को नाम दिया, यानी जो जनक पीढ़ी के बाद में जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उस पीढ़ी को नाम दिया F1 पीढ़ी। यानी कि मान लीजिए ये प्रभाविता के नियम में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तक तो सीधा सरल समझ लीजिए कि जनक पीढ़ी से प्राप्त नई पीढ़ी यानी संतति पीढ़ी को ही F1 पीढ़ी कहते हैं, यानी जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को ही जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को ही F1 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में आता है F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से प्राप्त जो जनक पीढ़ी हो, F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति पीढ़ी होती है उसके संकरण कराने से जो पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी F1 के बाद वाली पीढ़ी जो होती है उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं, संतति पीढ़ी से प्राप्त। है ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2-3 टर्मिनोलॉजी और है, जैसे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, है ना, एक और है टेस्ट क्रॉस और एक है बैक क्रॉस। ये टर्मिनोलॉजी आपको ज्यादा बाद में समझ में आएगी जब हम प्रभाविता के नियम को पढ़ लेंगे और स्वतंत्र परिवहन और पृथक्करण के नियम को पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में चैप्टर 2 में इसके भाग दूसरे में पढ़ेंगे आगे, जिसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र परिवहन का नियम, क्योंकि ये 4 नंबर का चैप्टर है और 4 नंबर के चैप्टर में आपको अपने बोर्ड एग्जाम में स्पेशली 10th के जो बच्चे हैं उनमें ये पैटर्न मिल सकता है 1+1+1। अगर इस पैटर्न में आता है तो ये डेफिनेशंस आपको आना जरूरी है, एक नंबर में पूछ लेता है। और अगर इस हिसाब से आएगा तो हो सकता है मेंडल की जीवनी पूछ ले, मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल की सफलता के कारण। और अगर सीधा 4 नंबर में पूछे तो जिसमें ये आपको नियम पूछेंगे, जैसे प्रभाविता का नियम, और पृथक्करण का नियम, और एक और नियम है स्वतंत्र परिवहन का नियम। ये हो सकता है कि ये इस तरीके से 4 नंबर में सीधा पूछ ले, स्वतंत्र परिवहन का नियम किसे कहते हैं, प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। और अगर 3+1 में पूछे तो यहाँ कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे और एक नियम पूछ लेंगे। 4 नंबर में सीधा हो सकता है, यहाँ ऐसे हो सकता है कि 2-2 नंबर में इस तरीके से पूछ लें।
तो एक इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं। अगली क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे इन तीनों नियमों के बारे में। और इसमें एक मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि इन दो नियमों के तो ज़रूर कोई अपवाद है, यानी कई कई जगह जब मेटल फेल हुआ था तो इन दो नियमों के जरूर अपवाद है, लेकिन पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं। तो इनके बारे में डिटेल से स्टडी अगली क्लास में करेंगे। उसके लिए अभी तक के लिए यही समाप्त करते हैं, और दो लाइनें कहता हूँ कि मजबूत रहिए, बहादुर रहिए, और क्योंकि जंगल में शेर अपनी ताकत की वजह से राजा होता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते साहब। धन्यवाद।